एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल IT कॉप। आप इंग्लिश में किसी को कैसे बता सकते हैं कि आपको चोट लग गई है? बस यही चीज़ हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है और इसमें टू और फोर का क्या रोल है। आज अपने लेक्चर में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स शेयर करने वाले हैं, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं उससे रिलेटेड आपको कोई कंसर्न्स ना हो। साथ ही साथ जो नए को सब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी अपनी लास्ट क्लास का क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि जब भी एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ब यूज हो रही हो तब फॉर्मेशन कैसा होगा। तब फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन बहुत सिंपल था, वर्ब एंड वर्ब। मैंने ये दोनों तरफ वर्ब डिफाइन नहीं की है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। ये डिपेंड करता है कि कौन से टेंस से बिलोंग करता है या फिर कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब इसमें आएंगे। आप इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वह गाड़ी में बैठकर जल्दी से निकल गया। तो इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। He got into the car and zoomed off। अब इस सेंटेंस आपको पता चला, निकल जाना या निकल गया, आ ई ए की साउंड आ रही है। ये बिलोंग करता है सिंपल पास्ट टेंस से, और सिंपल पास्ट टेंस के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सो वर्ब की सेकंड फॉर्म गेट की जगह पे क्या आया, गॉट, सेकंड फॉर्म, साथ ही साथ जूम्ड ऑफ, जल्दी से या तेजी से निकल जाना। फर्स्ट फॉर्म क्या है, जूम ऑफ, और सेकंड फॉर्म होगी इसकी जूम्ड ऑफ। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यह यूज हुई है। अब जो लास्ट दो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, यानी लास्ट दो सेंटेंसेस मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, उनको भी क्लियर कर लेते हैं ताकि आप उनसे अपने आंसर मैच कर सकें। अब जो दो लास्ट सेंटेंसेस मैंने अपने होमवर्क पे दिए थे उसमें से एक तो हमने कर लिया, दूसरे को भी चेक कर सकते हैं। क्या हम बाहर जाकर धूप में बैठे, बाहर जाना और बैठना। अब इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। बताया था जब भी डॉट चंद्र बिंदु आ जाए तब कौन सा लाइफ सेविंग वर्ड यूज होता है, शेल। क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, क्योंकि क्या से हुआ है इसलिए शेल हेल्पिंग वर्ब पहने आ जाएगी। और शेल के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। शेल वी गो आउट एंड सेट इन द सन। बताया था शेल के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एंड और उसके नेक्स्ट बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि दो वर्ब एक स्थान जो एंड से डिवाइड होती है। अब आते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट में, यानी हम कैसे बता सकते हैं कि हमें चोट कैसे लगी या हमें चोट लगी। तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी इसका फॉर्मेशन कोई नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में सिर्फ और सिर्फ टेंसेस के साथ स्टिक रहना है। तो मेरी जबान जल गई। जब भी सेंटेंसेस में एंड में ई ए आ की साउंड आती है तो कौन से टेंस से बिलोंग करता है, सिंपल पास्ट टेंस से। और बताया था सिंपल पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, क्या एड ऑन होती है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। सो मेरी आई बर्न्ट माई टंग। आई के साथ बर्न्ट आया है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, बर्न माई टंग। अगर लिटरली इसका मीनिंग जाने तो ये कह रहा है कि मैंने अपनी जबान जलाई, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश में ये थोड़ा डिफरेंट माना जाता है, यानी कि कोई अपनी जबान जबरदस्ती या जानबूझ के तो नहीं जलाएगा। इसलिए ये बिल्कुल कंप्लीट सेंस में आएगा कि मेरी जबान जल गई, ना कि इस सेंस में कि मैंने अपनी जबान जलाई। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। उसका पाँव एक दुर्घटना में टूट गया। वही एंड में या आ ई की साउंड किससे बिलोंग कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस से। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसको भी देख लेते हैं। उसका पाँव दुर्घटना में टूट गया। ही ब्रोक हिज लेग इन एन
एक्सीडेंट। सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी? ब्रेक। अब इसका लिटरेरी मीनिंग जाने, यानी कि जो इंग्लिश में है अगर उसको मैं प्रॉपरली ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब होगा कि उसने अपना पैर एक दुर्घटना में तोड़ दिया, यानी उसने अपना खुद पैर जानबूझ के तोड़ा। ऐसा कभी नहीं हो सकता लिटरली, क्योंकि कोई अपना पैर जानबूझ के तो नहीं तोड़ेगा। इसलिए इसका सेंस ये होगा कि उसका पाँव एक दुर्घटना में टूट गया, ना कि उसने अपना पैर खुद तोड़ा। लेकिन अब अगर आपको पूछना हो किसी और से, जैसे कि तुम्हें चोट कैसे लगी, तब हम कैसे करेंगे? तब हम डिड का यूज कर सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स। जैसे कि अगर मुझे सेंटेंस बनाना हो, तुम्हें चोट कैसे लगी, कैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउ। हाउ डिड यू गेट हर्ट। जब हमने डिड का यूज किया, यानी कि हमने डू की ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज कर ली है, तब जो नेक्स्ट वर्ब आएगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यूज। अब इसका भी एग्जाम्पल बना लेते हैं कि उसका पैर एक दुर्घटना में टूट गया। अगर मैं इसको बता दूं कि तुमने अपना पैर कैसे तोड़ा, तो उसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दैट हाउ डिड यू ब्रेक योर लेग। डिड यूज हुआ, यानी कि डू की सेकेंड फॉर्म हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो जो नेक्स्ट यूज होगी वो क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे 2 सेंटेंसेस हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिए और खुद ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है सो डोंट वरी, अपनी नेक्स्ट क्लास में इनके आंसर हम प्रोवाइड कराएंगे। आप चाहें तो अपने आंसर इनके साथ मैच कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे डिफरेंस है। अगर मैं आपको अभी वर्बल बताने के लिए कोशिश करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा बेटर होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, मैंने अपनी कार उसे बेच दी। दी आ रहा है, यानी कि ई की साउंड आ रही है। किससे बिलोंग करता है ये? सिंपल पास्ट टेंस से। सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो इसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। आई सोल्ड हिम माई कार। जब भी वर्ब की बिल्कुल डायरेक्ट उस पर्सन का जिक्र होता है जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, यानी हिम, यानी एक और सब्जेक्ट का जिक्र होता है, तब उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसको मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी ट्रांसफॉर्म करके दिखाती हूँ। आई सोल्ड माई कार टू हिम। यह है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब सोल्ड के बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते, बल्कि उसने अपनी कार का जिक्र किया, इसलिए ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल, और ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल। ये सिर्फ सेंटेंसेस कहने के डिफरेंट मीनिंग है, इसलिए मैंने कहा था कि इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं। आप किसी भी सब्स्टिट्यूट को पिक करके अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बोल सकते हैं, और आप चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल से अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि जब भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस फॉर्मेशन करने में, तब जब हम कर्ता को बिल्कुल एंड में प्लेस कर देते हैं, यानी सेकंड सब्जेक्ट को बिल्कुल एंड में प्लेस करते हैं, तब उसे टू या फोर के साथ रेफर करना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है? टू एंड फोर। टू तो हमने समझ लिया, अब एक फोर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदी। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। फर्स्ट, ही बॉट हिज मदर साड़ी, और अब इनडायरेक्ट में ही बॉट साड़ी फॉर हिज मदर। अब देखा आपने, ये एक सब्जेक्ट हुआ, और साथ ही जब हमने वर्ब यूज किया उसके डायरेक्ट हमने दूसरा सब्जेक्ट यूज कर लिया, यानी हिज मदर, अपनी माँ के लिए। ये हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डू। और ये बॉट के बाद उसने साड़ी का जिक्र किया, ना कि माँ का। और जब माँ को डिफाइन करना हुआ इनडायरेक्ट में, तब उसने फोर का यूज किया, फॉर हिज मदर। आप दोनों सेंस में सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, और दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है।
बस ये सब्स्टिट्यूट है कहने का, चाहे तो इनडायरेक्ट का यूज़ करें, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करें, आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। ये हमारा आज का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होमवर्क है। इसे नोट डाउन कर लीजिए और ईच सेंटेंस को दोनों फॉर्म में यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। अपने आंसर कमेंट्स में ज़रूर प्रोवाइड कराएं और अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन रहती है तो वो कन्फ्यूजन भी मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स में। आज हम अपना वोकेबलरी ऑफ द डे का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे छोड़ रहे हैं। डोंट वरी, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंपनसेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल द टाइम, keep learning, keep speaking, don't forget to like, share and subscribe, and we will see you in our next video. Till the time, bye bye.